साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहित। साथियों आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करने वाला हूं आपके राइट्स को लेकर। साथियों जब भी हम किसी लिटिगेशन में फंस जाते हैं तो वहां पर एडवोकेट या लॉ फर्म से हम संपर्क करते हैं, बट प्रॉब्लम क्या आती है कि जब भी हम काम के लिए एंगेज करते हैं तो सारी बातें मौखिक होती हैं, फीस को लेकर, काम को लेकर। अगर हम उन बातों को राइटिंग में लिख लें तो क्या नुकसान हो जाएगा आपका? कोई नुकसान नहीं होगा ना। कहते हैं ना 100 बका और 1 लिखा। आज आप कोर्ट में जाते हैं, कोई भी आर्गूमेंट करते हैं तो आर्गूमेंट करने से पहले आप लोग क्या करते हैं? ड्राफ्टिंग, लिखावट। उससे क्या रहता है, जज के लिए काफ़ी इजी रहता है और जज भी अपना फैसला किस में देगा आपको? राइटिंग में। तो वो फैसला जो है हमेशा स्थिर रहेगा कि इस जज ने ये फैसला करा और इस जज ने ये फैसला करा। अब ज़रा फ़र्ज़ कीजिए कि आपकी बात भी मौखिक है और फैसला ही मौखिक है, तो कौन आपकी बात को समझ पाएगा या सुन पाएगा या उसे कंसिडर कर पाएगा? तो इन सब चीज़ों का अगर हम निचोड़ एडवोकेट की लॉ फर्म में या एडवोकेट ऑफिस में कनेक्ट करते हैं तो एक बात समझ में आती है कि जब भी हम एडवोकेट को एंगेज करें तो उनसे एक रिक्वेस्ट करें कि सर हमें कोटेशन या प्रपोजल जो है मेल कर दें या व्हाट्सअप कर दें। अब इसके क्या फ़ायदे आपको होने वाले हैं और क्या क्या राइट्स आपके सिक्योर होने वाले हैं, इन सब पर मैं खुल के चर्चा करूंगा और एक एक बात को मैं आपको खुल के समझाने वाला हूं। ये प्रपोजल नोट क्या होता है, इसकी ड्राफ्टिंग जब आपके पास में आ जाए तो आपको क्या क्या चेकआउट करना है और क्या क्या उसमें आप ऐड लेस करवा सकते हैं। तो साथियों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और एक कॉपी और एक पेन साथ में लेके बैठिए। जो कुछ बता रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके राइट से जुड़ा हुआ है। अगर आपने ये बातें समझ ली, आपका शोषण नहीं होगा और एक अच्छी कॉस्ट में, एक ट्रांसपेरेंट कॉस्ट में आप अपना केस भी लड़ पाएंगे और आपको कोई हिडन कॉस्ट भी पे नहीं करना पड़ेगा। तो इन सब मुसीबतों से बचाने के लिए मैंने आज का ये वीडियो आपके लिए तैयार किया है। साथियों अब मान लीजिए कि आप किसी एडवोकेट के पास में गए, ठीक है जी। एडवोकेट ने कहा जी मैं केस को लड़ लूँगा, मैं ड्राफ्टिंग कर दूंगा, प्लीडिंग कर लूँगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पर अंतोगत्वा केस के चलने के दौरान जो आपने फीस तय करी थी उससे आप अधिक भुगतान कर चुके हैं, ये आप मान के चलिएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ अगर आप इनिशियली कर लेते तो आपको कोई दिक्कत जो है वो नहीं आती। उसका नाम है प्रपोजल नोट या कोटेशन नोट या प्रपोजल स्टेटमेंट। प्रपोजल स्टेटमेंट लॉ फर्म द्वारा तैयार किया जाता है और ये स्टेटमेंट मैंडेटरी है क्योंकि बार काउंसिल नियम ये कहता है कि आप जब भी क्लाइंट से डील कर रहे हैं तो यू शुड बी ट्रांसपेरेंट। आप कोई भी चीज़ को या फैक्ट को जो है छुपा कर एंगेजमेंट नहीं लेंगे। साथियों प्रपोजल नोट क्या है कि ये नोट आपके वर्किंग एजेंडा, कौन ब्रीफिंग काउंसिल होगा, कौन रिसर्च काउंसिल होगा, कौन ड्राफ्टिंग करेगा, कौन प्लीडिंग करेगा और कॉस्ट क्या क्या होंगी, इन सब का एक ब्यौरा स्टेटमेंट के फॉर्म में होता है जिसको हम आम भाषा में कहते हैं प्रपोजल नोट या कोटेशन नोट या प्रपोजल स्टेटमेंट। एक प्रपोजल नोट को समझने के लिए हमें एक उदाहरण लेना होगा। मान लीजिए कोई क्लाइंट किसी एडवोकेट के पास में गया कि सर मुझे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में आपसे ड्राफ्टिंग करानी है रिप्लाई की। अब इसका यूजुअल मोड क्या कि भाई आप आएँ, बैठिए, आप दे जाइए पैसा, हम आपका ड्राफ्टिंग कर देंगे। ये तो हुआ आम जिंदगी। अब आते हैं मेंटो ज़िंदगी पे। उसमें क्या है कि अगर वो कहेगा सर मुझे एक प्रपोजल बना के दे दो, मैं डिसाइड कर लूँगा मुझे क्या काम कराना है क्या नहीं कराना। अब ये प्रपोजल नोट में एडवोकेट क्या क्या लिख के देगा, हमें इस बात को चेकआउट करना है। सबसे पहली बात, प्रपोजल नोट में ये चेक कीजिए कि आपका नाम प्रॉपर लिखा गया है या नहीं लिखा गया है, क्योंकि प्रपोजल नोट में उस क्लाइंट का नाम और उसका एज या उसका पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट लिखना जरूरी है जिसे जो है फर्दर काम के लिए एंगेज किया जा रहा है। नंबर 2, इस प्रपोजल के लिए जो मीटिंग हुई है उसका रेफरेंस भी दिया जाएगा, भाई इस मीटिंग के कॉन्सिक्वेंस में ये प्रपोजल जो है लिखा जा रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, एजेंडा, कि क्या वर्किंग करना है। एजेंडा मीन्स वर्किंग, ड्राफ्टिंग करना है, प्लीडिंग करना है या पूरा का पूरा केस अपने को लड़ाई लड़नी है। चौथी इंपॉर्टेंट बात, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उनको। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस केस में पिटिशन का रिप्लाई ड्राफ्ट करना है तो आपको पिटिशन की कॉपी चाहिए होगी। कोई डॉक्यूमेंट आपकी वाइफ ने दिए हैं या कोई एविडेंस आपकी वाइफ ने दिए तो उनकी कॉपी चाहिए होगी। कोई एविडेंस आपके हैं तो उनकी कॉपी चाहिए, या कोई आपके ब्रीफ नोट्स हैं या रॉ मटेरियल है तो उसकी कोई कहते हैं ना एक तरीके से PDF फाइल या डॉक फाइल जो है आप एडवोकेट को प्रोवाइड करेंगे, बट उसकी डिमांड जो है उनके ऑफिस से की जाएगी। इसका भी कॉलम जो है लिखा जाएगा। अब उसके बाद है फी शेड्यूल। फी शेड्यूल में क्या है कि सब कुछ स्पेसिफिक होगा कि ब्रीफिंग काउंसिल क्या होगा, इसका कॉस्ट क्या होगा, रिसर्च काउंसिल कौन होगा, इसका कॉस्ट क्या होगा, ड्राफ्टिंग कौन करेगा, उसका कॉस्ट क्या होगा, अलग से कितने कितने एक्सपेंसेस पे करने पड़ेंगे, पर हियरिंग अपीयरेंस क्या होंगे अगर आप वर्किंग करा रहे हैं, प्लीडिंग का भी, फाइनल आर्गूमेंट्स के कितने होंगे, इंटरिम आर्गूमेंट्स से कितने होंगे। तो साथियों अब हम समझते हैं कि जो फी मॉड्यूलर है उसमें किस तरह से जो है वर्कआउट किया जाएगा। साथियों फी मॉड्यूलर जब बनेगा तो उसमें करीबन होंगे 8 से लेकर 10 स्टेप्स।
स्टेप नंबर 1 जो आपको चेक करना है कि वेदर एनी फीस टूवर्ड्स द रजिस्ट्रेशन इज चार्ज और नॉट। रजिस्ट्रेशन के पेटे कोई फीस चार्ज की जा रही है या नहीं की जा रही है, अगर की जा रही है तो वो कितनी है। अमूमन ये फीस 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये या 1500 रुपये, टेंटेटिव बता रहा हूँ अमाउंट में यही होती है। इसी पर्सपेक्टिव में चार्ज किया था। इसका फंक्शन क्या है इस फीस का, ये भी आप समझ लें। ये फीस इसलिए चार्ज की जाती है कि बेसिकली एडवोकेट ऑफिस में मेंटेन होता है सीआरएम। सीआरएम क्या होता है कि बेसिकली एक ग्रुप है, उस ग्रुप में आपके मैसेजेस और जो एडवोकेट की टीम है उनके मैसेजेस का आदान प्रदान होता रहता है। तो केस चलेगा साल, 2 साल, 3 साल। तो इस पूरे सीआरएम को इन होल मेंटेन करने के लिए एक बेसिक कॉस्ट की रिक्वायरमेंट है। वो ये कॉस्ट जो है इनिशियल स्टेज पे ही ले जाती है। कुछ लॉ फर्म 2000 भी चार्ज कर लेते हैं, कुछ 1500 भी करते हैं, कुछ 1000 भी करते हैं, कि कितना एडवांस सिस्टम उनके पास में है ये सब कुछ उस पर डिपेंड करता है, नंबर 1। नंबर 2, वकालतनामा फीस, इसके चार्जेस अमूमन एडवोकेट द्वारा नहीं लिए जाते हैं और ना आपको पे करने चाहिए, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन फीस में ही इंक्लूड होते हैं। जब आप उस फीस को दे रहे हैं तो ये कॉस्ट भी उसमें इनबिल्ट है, उसमें ही इंक्लूड है। तीसरा है ब्रीफिंग काउंसिल। ब्रीफिंग काउंसिल क्या होगा सर, कि जब आप एडवोकेट के पास में जा रहे हैं तो इसका इतना टाइम एडवोकेट के पास में नहीं है कि पूरी बात सुनकर आपके लिए वर्कआउट कर सके। तो हम जा रहे हैं स्टेप नंबर 3 के ऊपर, जो है ब्रीफिंग स्टेप। ब्रीफिंग में क्या कि समझ डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे, उसको रीड आउट किया जाएगा बाय द ब्रीफिंग काउंसिल। फिर वो उस केस की एक समरी तैयार करेगा कि इस केस में हमें आगे कैसे वर्कआउट करना है और किन किन बिंदुओं पर जोर देना है और किन किन बिंदुओं पर हम कमजोर साबित हो सकते हैं। तो इससे जो उसका अगला स्टेप है रिसर्च का, वो काफ़ी हद तक उसने क्लियर कर दिया कि इन बिंदुओं पर ही रिसर्च करना है जो पॉइंट हमारे पक्ष में है और मजबूत हैं, और इन बिंदुओं पर रिसर्च करना है जो पॉइंट कमजोर हैं और हमारे खिलाफ जा सकते हैं, ताकि भविष्य में जो है कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके ब्रीफिंग काउंसिल ने 50% काम जो है केस में कर दिया आपको, और रिसर्च काउंसिल की उसने काफ़ी हेल्प कर दी। ये वैसा ही रेस होती है ना, रिले रेस, कि आप रेस में भाग रहे हैं तो पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको जो है जो इंस्ट्रूमेंट है दूसरे जो रनर है उसको देना पड़ेगा। तो रनर के लिए आपने काफ़ी इजी कर दिया डिस्टेंस ट्रेवल करके। तो जो ब्रीफिंग काउंसिल है उसका काम है ब्रीफिंग करना और निचोड़ निकाल के रिसर्च काउंसिल को देना, ये काम हो गया। अब रिसर्च काउंसिल क्या करेगा कि उस निचोड़ पर लॉ निकालेगा, आपके पक्ष के भी आपके खिलाफ भी, ताकि ड्राफ्टिंग करते समय जो मेन एडवोकेट है उसके लिए काफ़ी ईजी रहेगा कि मुझे इन लॉ को देखकर जो है काम करना है और इन लॉ को देखकर जो है आगे का बेस वर्क तैयार करना है। कल को ये पॉइंट उठ गए अपोजिट पार्टी के बिहाफ पे तो कहीं ऐसा ना हो कि नुकसान जो है वो क्लाइंट का हो जाए। तो ब्रीफिंग वर्क और रिसर्च वर्क सबसे इनिशियल वर्क है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, उस पैकेज में ही इंक्लूड होते हैं, इसका अलग से कोई आपको पे नहीं करना होता है। अब आता है अगला स्टेज जो है ड्राफ्टिंग स्टेज। ड्राफ्टिंग में जो मेन काउंसिल है वो बैठता है, पूरा का पूरा ड्राफ्ट तैयार होता है जिसमें लॉ पॉइंट्स पर और फैक्चुअल पॉइंट्स पर या फैक्चुअल स्कोर्स पर पूरा का पूरा जो है काम किया जाता है। ड्राफ्टिंग की जो है फीस पे होती है, इसको आप नोट कर लीजिए, और इसकी पर्टिकुलर फीस जो है उस प्रपोजल में लिखी जाएगी। इसके अलावा कोई प्रिंटिंग कॉस्ट अलग से है या कोई अलग से इसका एक्सपेंसेस है, अगर वो लिया जा रहा है तो उसको भी जो है मेंशन कराइए, और नहीं किया है तो आप इंसिस्ट कीजिए सर इसको आप मेंशन कीजिए। साथियों इसके अलावा अगर कोई रिजॉइंडर फाइल हुआ है आपकी वाइफ के बिहाफ पे, अगर वो पूरा का पूरा केस ही लड़ रहे हैं, तो रिजॉइंडर को अपोज करना है तो कितना उसका फीस होगा, उसमें क्या क्या ड्राफ्टिंग फीस होगा, उसको भी जो है मेंशन कराइए। इसके अलावा आपकी वाइफ से या उसके गवाह से क्रॉस एग्जामिनेशन करना है तो पर विटनेस कॉस्ट क्या होगी एग्जामिनेशन की, उसको भी जो है मेंशन कराइए। इसके अलावा जब आपके एफिडेविट जाएंगे तो पर एफिडेविट कॉस्ट क्या इंकर होगी उसको मेंशन कराइए। रिटेंशन कॉस्ट पर हियरिंग क्या होगी उसको मेंशन करा लीजिए। इसके अलावा जो नकलें ली जा रही है या कोई सर्टिफाइड कॉपी ली जा रही है तो कितना कॉस्ट अनुमानित आ सकता है उसको मेंशन कराइए। बीच में कोई अर्जी आएगी तो उस अर्जी के चार्जेस एक्स्ट्रा होंगे नहीं होंगे, उसकी प्लीडिंग चार्जेस एक्स्ट्रा होंगे नहीं होंगे, उसको मेंशन कराइए। इंटरिम आर्गूमेंट या फाइनल आर्गूमेंट कैसे होंगे, इसके लिए क्या वर्कआउट किया जाएगा और इसमें कितना फीस देना होगा, और ये फीस के अलावा अदर फीस देना होगा या नहीं देना होगा, इसको भी जो है मेंशन करा लीजिए। इससे सारी चीज़ें आपके सामने खुल के आ गई हैं ट्रांसपेरेंट वे में। अब कोई दिक्कत आती भी है तो आपने उठाया प्रपोजल के वकील साहब, आपने तो इस काम के 2000 बताए, 5000 बताए, 10,000 बताया, लिखा हुआ है आपने, तो उतना ही आपको अमाउंट देना है, इसके अलावा कोई भी अमाउंट आपको पे नहीं करना है। और अंत में जाते जाते एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो भी अमाउंट आप दे रहे हैं वो अमाउंट खातों में दें, अमाउंट कैश में ना दें। ये इसलिए ज़रूरी है कि कई बार लंबा प्रपोजल होता है, अमाउंट लाखों में होता है, अमाउंट हज़ारों में होता है, तो हम लोग भूल जाते हैं, वकील साहब भूल जाते हैं, कई बार लेज़र मेंटेन नहीं हो पाते हैं। इससे बेनिफिट क्या कि अगर वो भूल गए या आप भूल गए तो सब कुछ अकाउंट फॉर है, दिख रहा है कि सर ये फ़ीस पे हमने कर दी है, आप इसकी एंट्री करना भूल गए हैं, इसलिए आपको हम जो है स्पेसिफिक कर रहे हैं। तो आपके डिस्प्यूट कम से कम होंगे, और अगर हो भी गए तो टाइमली जो है वो रिजॉल्व हो पाएंगे। तो साथियों ये महत्वपूर्ण जानकारी है आपके राइट्स को लेकर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना। साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।